नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बिल्कुल शुरुआती दौर को डिकोड करने वाले हैं। पुरा पाषाण युग से लेकर लौह युग तक का यह सफर सच में किसी मूवी से कम नहीं है। हम देखने वाले हैं कि कैसे शुरुआती मानव ने पत्थर के आम औजारों से शुरुआत करके आगे चलकर विशाल साम्राज्यों की नींव रखी। तो चलिए ज्ञान के इस सफर को शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा बड़ा ही क्लियर है। पहले हम समझेंगे प्रागैतिहासिक स्रोतों को, फिर चलेंगे लंबे पाषाण युग की तरफ, उसके बाद बात करेंगे नवपाषाण कृषि क्रांति की, और फिर ताम्रपाषाण युग की जहां तांबे का प्रवेश हुआ, और अंत में देखेंगे लौह युग और शहरीकरण के उद्गम को। ये रोड मैप हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां हम इतिहास के उस फेज को डिकोड करेंगे जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। अब प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहास का आखिर मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये मानव इतिहास का वो लंबा कालखंड है जब लिखने की कला या किसी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। मतलब हमारे पास पढ़ने के लिए एक भी दस्तावेज नहीं है, जीरो रिटन एविडेंस। अब जब किसी युग का कोई साहित्य या शिलालेख मौजूद ही नहीं है, तो उस समय के ज्ञान का आधार ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है ना? तो जब लिखा हुआ कुछ है ही नहीं, तो कहानी बनती कैसे है? यही काम आते हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत। सिर्फ इन 4 चीजों के आधार पर औजार, मिट्टी के बर्तन, हड्डियां और पुरानी गुफाओं में बनी चित्रकारी पूरे प्रागैतिहासिक काल की संरचना की जाती है। एक छोटे से पत्थर के औजार या किसी जानवर की हड्डी से इतिहासकार एक पूरे युग की कहानी बुन लेते हैं। सच में इन्हीं खामोश निशानियों से हमें उस दौर के मानव के क्रमिक विकास का पता चलता है। ये किसी हैरातंगेज खोज से कम थोड़ी है। एक नज़र इस ब्रॉड टाइमलाइन पर डालिए। 2 मिलियन ईसा पूर्व से शुरू होकर 1500 ईसा पूर्व तक का ये सफ़र एक बर्ड्स आई व्यू देता है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतिहास का ये विभाजन किसी राजा या युद्ध पर नहीं, बल्कि नई सामग्रियों और तकनीक के विकास पर आधारित है। हर नया दौर किसी नए तत्व जैसे छोटे पत्थर, पॉलिश्ड पत्थर, तांबा या लोहा के आविष्कार से तय होता है। जैसे जैसे मटेरियल्स बदलते गए, मानव का जीवन भी पूरी तरह से बदलता गया। आइए अब चलते हैं हमारे इतिहास के सबसे लंबे दौर की तरफ, जहां पत्थर ही सर्वाइवल का सबसे बड़ा टूल था। शायद आपको हैरानी हो, पर मानव इतिहास का यह सबसे लंबा फेज था। इस लंबे दौर में किसी भी धातु का कोई ज्ञान नहीं था। शुरुआती मानव पूरी तरह से गुफाओं में रहते थे और उनका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ शिकार करने और कंदमूल इकट्ठा करने पर निर्भर था। उनकी रोजी रोटी केवल पत्थर के औजारों के आसपास ही सिमटी थी। ये एक ऐसी अवस्था थी जहां विकास की गति सच में अत्यंत धीमी थी। इस दौर के विकास को समझने के लिए औजारों में आए बदलाव को देखना सबसे जरूरी है। पुरा पाषाण युग में जहां कच्चे और मोटे पत्थरों का इस्तेमाल होता था, वहीं मध्य पाषाण युग तक आते आते औजार छोटे और तीखे हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया। और इसके बाद आता है नवपाषाण युग, जहां औजार बिल्कुल चिकने और पॉलिश्ड हो गए। यही वो तकनीकी विकास था जिसने मानव को एक स्थायी जीवन की ओर आगे बढ़ाया। और यहाँ से शुरू होता है एक नया अध्याय। आइए देखते हैं नवपाषाण कृषि क्रांति को। ये क्रमिक सफर बहुत दिलचस्प है। खानाबदोश शिकारियों से लेकर किसान बनने तक का ये परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ। 8000 ईसा पूर्व तक आते आते खेती और पशुपालन शुरू हो चुका था। अब क्योंकि फसल को बोने से लेकर काटने तक महीनों लगते हैं, तो एक ही जगह पर रुकना मजबूरी भी थी और जरूरत भी। इसीलिए मानव ने रोज भोजन की तलाश में भटकने के बजाय स्थायी बस्तियों में बसना शुरू कर दिया। लेकिन सोचिए, ये खेती अचानक संभव कैसे हुई? इसका सारा क्रेडिट जाता है उन पॉलिश्ड पत्थर के औजारों को। जब औजारों को रगड़कर तीखा और चिकना बनाया गया, तब जंगल काटना और जमीन जोतना काफी आसान हो गया। इस एक सिंपल सी तकनीकी प्रगति ने मेहनत को कम किया और उत्पादन बढ़ा दिया। इसने मानव को एक सच्चा किसान बना दिया और इतिहास में पहली बार स्थायी गांव की नींव रखी। ये एक सच्चा गेम चेंजर था। अब बढ़ते हैं आगे। साल 4000 ईसा पूर्व के आसपास ताम्रपाषाण युग, जहां समाज में तांबे का प्रवेश होता है। यहाँ एक छोटी सी गलतफहमी हो सकती है कि नया युग आने से पत्थर गायब हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस दौर में पत्थर के औजारों के साथ साथ पहली बार किसी धातु यानी तांबे का उपयोग शुरू हुआ। इसीलिए इसे ताम्रपाषाण कहा जाता है। तांबा और पत्थर दोनों एक साथ।
मानव दृष्टिकोण में ये एक बहुत बड़ा और मूलभूत परिवर्तन था, जहां हम मेटल्स को पहली बार समझ रहे थे। जब समाज में तांबा आया तो सिर्फ औजार नहीं बदले, पूरा ढांचा बदलने लगा। तांबा एक लचीली धातु थी जिससे खेती और शिल्प के लिए और भी कुशल औजार बनाए जा सकते थे। अब जब नए औजारों से कृषि उत्पादन बढ़ा और जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा होने लगा तो क्या हुआ? वहीं से प्रारंभिक व्यापार की शुरुआत हुई। एक नई धातु ने आर्थिक ढांचे को हमेशा के लिए आगे बढ़ा दिया। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर का आखिरी और शायद सबसे असरदार हिस्सा, लौह युग और शहरीकरण। 1500 ईसा पूर्व ये वो समय है जिसे भारतीय इतिहास में लौह युग के आगाज के रूप में दर्ज किया गया है। इस दौर में लोहे के औजारों और हथियारों का व्यापक उपयोग शुरू हुआ। देखिए, तांबे की तुलना में लोहा अत्यधिक कठोर और मजबूत था। उसकी इसी एक खासियत ने इतिहास की धारा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, क्योंकि अब इंसान घने जंगलों को साफ करने में पहले से कहीं अधिक सक्षम था। लोहे की एंट्री एक गेम चेंजर थी। सबसे बड़ा असर तो खेती पर पड़ा। सख्त लोहे के हल और फावड़े ने जमीन जोतना इतना आसान कर दिया कि अनाज का ढेर लग गया। और इस कृषि विकास के साथ साथ लोहे से बने घातक हथियारों ने समाज को सैन्य रूप से भी बहुत ताकतवर बना दिया। इस आर्थिक सरप्लस और सैन्य शक्ति का नतीजा ये हुआ कि छोटे गांव अब विशाल साम्राज्यों में बदल गए। पहली बार बड़े पैमाने पर शहरीकरण देखने को मिला। तो इस पूरे सफर का मुख्य टेक अवे क्या है? बस एक सिंपल सा मटेरियल अपग्रेड। पत्थर की जगह तांबे ने ली तो व्यापार बढ़ा, और जब तांबे की जगह मजबूत लोहे ने ली तो विशाल साम्राज्य खड़े हो गए। इतिहास हमें ये साफ दिखाता है कि सामग्री और तकनीक हमेशा से समाज, राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को दिशा देने वाले सबसे मुख्य कारक रहे हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर पत्थर से लोहे तक के इस तकनीकी सफर ने प्राचीन साम्राज्यों को जन्म दिया था, तो सोचिए कि आज का सिलिकॉन चिप्स, इंटरनेट और नैनो मटेरियल्स पर हमारा नियंत्रण आधुनिक समाज को कैसे परिभाषित कर रहा है। मानव इतिहास और उसका विकास आज भी उन्हीं औजारों से तय होता है जिन्हें हम बनाते हैं। अध्ययन जारी रखिए, क्योंकि इतिहास हमें हमेशा अपने आज और कल को समझने का नया नजरिया देता है।